Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 1 अक्टूबर 2021। तो गाइज आज है तारीख 1 अक्टूबर 2021 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है आज के इस वीडियो में। सबसे पहला आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे कास्ट सेंसस के बारे में। देखो इसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है सेंसस एग्जैक्टली क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी, बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं ये जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये डेली मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाता है और यहां पर हम लोग डेली बेसिस पर कुछ आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स या मेंस में आता है तो उसको आप लोग ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो आज का जो सेकंड आर्टिकल है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर बात करी गई है नासा ने अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है लैंडसैट 9। अब यहाँ पर ये सैटेलाइट का क्या इंपॉर्टेंस है, इससे क्या फ़ायदा होगा, प्लस इसी प्रकार का क्या कोई सैटेलाइट भारत के पास भी है, अगर है तो वो कौन सा सैटेलाइट है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नई नई जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। उसके बाद थर्ड आर्टिकल और भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी आपको मालूम होगा यहाँ पर जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव है इसकी शुरुआत हो चुकी है। चाइना को टैकल किया जाएगा, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको टैकल किया जाएगा, चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है उसको टैकल किया जाएगा। ये सब क्या है आगे इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाला है। उसके बाद एक आर्टिकल और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर हाल ही में जो आकाश प्राइम सरफेस टू एयर मिसाइल है उसकी सक्सेसफुली टेस्टिंग हो चुकी है और वो टेस्टिंग करी है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। आकाश प्राइम मिसाइल क्या है, प्लस इसके रिगार्डिंग आपको मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कशन करके बताऊंगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर देखो मेनिंगिटिस है, ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्या होती है बीमारी आगे हम डिस्कस करेंगे। प्लस अभी यहाँ पर WHO ने डिसाइड किया है ये जो मेनिंगिटिस बीमारी है इसको हम लोग डिफीट करेंगे, इसको हराएंगे, कैसे हराएंगे, प्लस क्या गोल सेट किया गया है, ये सब इस आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देन उसके बाद लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत सारी टनल्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत सारी टनल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, प्लस बहुत सारी टनल्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन चलने वाला है। अब सारी टनल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आज के टाइम पर जो जोजिला टनल है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो ये क्या है जोजिला टनल, इसके बारे में भी आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम ID दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर फॉलो कर लेना। अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ यहां तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और वीडियो लाइक हो जाएगी, और वीडियो लाइक करोगे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मुझे मिलता है। अब फटाफट हम लोग अपने प्रीवियस डे करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा ये जो हमारा करंट अफेयर का सेशन होता है यहाँ पर एक यूनिक बात यह है हम लोग करंट इशूज़ को तो डिस्कस करते ही हैं, साथ ही साथ जो हमारे पिछले दिन का करंट अफेयर होता है उसका एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं। तो आज का एक क्विक रिवीजन लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं, उसका आंसर आप लोगों को देना है जैसा आप डेली बेसिस पर देते हो। सबसे पहला आर्टिकल कल हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है गवर्नमेंट एड नॉट अ फंडामेंटल राइट। देखो होता क्या है, बहुत सारे एक तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है जैसे कि मदरसा वगैरह, ये सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनको पैसा आता है सरकार की साइड से, सरकार की साइड से इनको एड प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर देख पाओगे कुछ टाइम तक एड नहीं आया तो ये लोग यहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ये कोर्ट में पहुंचे, ये मुद्दा उठाया कि सरकार ने हमें एड नहीं दिया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया कि देखो यहाँ पर ये जो आपका एड मिलना है या ना मिलना है ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है आपका, ये डिसाइड करेगी सरकार, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सरकार चाहती है ये एड प्रोवाइड करवाना तो प्रोवाइड करवा सकती है, अदरवाइज नहीं चाहती है तो नहीं प्रोवाइड करवाएगी। ये जो पूरा का पूरा पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है और गवर्नमेंट पॉलिसी हमेशा चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एड कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा स्टेटमेंट दे दिया था। कल हमने डिटेल में इसको एनालाइज किया है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटा सा रिविजन करवा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है। दूसरा क्वेश्चन कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल्स तक फंडामेंटल राइट हैं, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है।
ओके। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कल हमने डिस्कस किया था, अभी यूपी के अंदर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर काम चल रहा है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि देखो ये जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसके अंदर कौन कौन से शहरों को कनेक्ट किया जा रहा है यूपी के अंदर। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसके साथ साथ यहाँ पर एक यूपी के अंदर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, यूपी के साथ साथ कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर आपको ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखने को मिलेगा भारत के अंदर। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर ये तैयार हो गए। साथ ही साथ यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल कल हमने डिस्कस किया था, जो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसके अंदर अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हुई, प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी है और कल मैंने आपको बताया था जो मेन पॉइंट्स है, जो हाइलाइट्स मैंने थी वो सब मैंने आपको बताई हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या मुद्दा उठाया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। पहला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, नीचे कमेंट सेक्शन बताना है। दूसरा क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन के टोटल कितने ऑर्गन्स हैं, उनका नाम भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कल हमने डिस्कस किया था कि जो इंडिया का अग्नि 5 मिसाइल प्रोजेक्ट है उसको लेकर चाइना ने क्वेश्चन उठाया। चाइना ने बोला है कि देखो कहीं ना कहीं इंडिया जो है न्यूक्लियर पावर की तरफ काम कर रहा है और यहाँ पर इंडिया के रिगार्डिंग पहले यहाँ पर आप कह सकते हो यूएनएससी के अंदर रिजोल्यूशन 1172 अडॉप्ट किया गया है। अब ये इस रेजोल्यूशन के अंदर ये बोला गया था कि देखो यहाँ पर ये रेजोल्यूशन पहले तो ध्यान रखना कब लाया गया था, जब इंडिया ने बहुत पहले इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर न्यूक्लियर पावर टेस्ट कर लिया था। अब यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग करने के बाद ही यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिया को रोकने के लिए ये रेजोल्यूशन लाया गया कि कोई भी कंट्री इस तरीके से न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करेगी। तो चाइना ने क्वेश्चन उठाया, चाइना ने बोला कि देखो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का एक रेजोल्यूशन पहले से ही है और यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान आज के टाइम पर एक तरीके से इंडिया की बात करी जा रही है, इंडिया अग्नि 5 मिसाइल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और अग्नि 5 मिसाइल प्रोजेक्ट के पास पूरी की पूरी न्यूक्लियर पावर वाली एक तरीके से कैपेसिटी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इस रेजोल्यूशन का वायलेशन हो रहा है, ऐसा यहाँ पर चाइना क्वेश्चन उठा रहा था, आपको मालूम होगा। ठीक है, अगेन यूनाइटेड नेशन के बारे में चर्चा हो रही है, यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि अग्नि 5 के बारे में बात हो रही है तो अग्नि मिसाइल्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करने भी वाले हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमने कल डिस्कस किया था लॉर्ड नटराज के बारे में। अभी यहाँ पर यूएसए ने डिसाइड किया है कि जो बहुत सारे हमारे एंटीक पीस है, जो हमारे स्कल्पचर्स हैं, वो चोरी करके लेके गए थे यूएसए के अंदर, बहुत सारे ट्रेड के थ्रू वहाँ पे पहुँचाए गए। तो ये सब स्कल्पचर्स को इंडिया को वापस से हैंड ओवर किया जाएगा, इंडिया को लौटाया जाएगा। उसमें से जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो है लॉर्ड नटराज। आप लोगों को बताना है लॉर्ड नटराज के मेन फीचर्स, कल मैंने आपको डिटेल में समझाया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एट द लास्ट कल हमने डिस्कस किया था राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में, ये भी चर्चा में, तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन बताना है ये राजाजी टाइगर रिजर्व कहां पर एग्जैक्टली लोकेटेड है। ओके, राजाजी टाइगर रिजर्व को एक तरीके से टाइगर रिजर्व कौन से ईयर में डिक्लेयर किया था, ये भी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करेंगे आज का डिस्कशन। आज का सबसे पहला आर्टिकल पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी एंड गवर्नेंस हमारे सिलेबस में जीएस पेपर 2 के अंदर स्टैंड करता है। यहाँ पे बात हो रही है कास्ट सेंसस के बारे में। अब ये कास्ट सेंसस क्या है, इसको आप लोग सेंसस को जनगणना भी बोलते हो, ये सब कुछ आज आप लोगों को क्लियर होने वाला है। लेकिन उससे पहले देख सकते हो ये द हिंदू का आर्टिकल है। द हिंदू के आर्टिकल के अंदर बताया गया कि देखो अभी कास्ट सेंसस को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं होना चाहिए, बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सेंटर यानी जो केंद्र सरकार है हमारी, वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से बोल दिया कि देखो कास्ट सेंसस हम लोग इसलिए इस बार नहीं कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार हम लोग करके देख चुके हैं। पिछली बार जो कास्ट सेंसस हुआ था वो बहुत ज़्यादा बेकार था, उसका डेटा आज तक रिलीज नहीं हुआ है। और कास्ट सेंसस करना बैकवर्ड क्लास का, क्योंकि देखो एससी और एसटी का कास्ट सेंसस होगा, बात किसकी उठती है, ओबीसी की। ओबीसी की यहाँ पर कैटेगरी बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल पर आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर क्या दिक्कतें आती हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले समझना यह है जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, अगर हम इनका कास्ट सेंसस करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा यहाँ पर हमारी सरकार बोल रही है। डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि साल 2011 के अंदर, ध्यान से सुनना, साल 2011 के अंदर सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था, लेकिन होने के बाद भी हमारे पास इसका कोई रिलायबल डेटा नहीं आया है। कोई भी हमारे पास ऐसा डेटा नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सेंसस बेकार सा माना गया। सरकार बोलने लगी कि सेंसस से पहले तो बहुत ज़्यादा कम एक तरीके से कास्ट देखने को मिलती थी, लेकिन सेंसस के बाद 2011 का जो ये टोटल पूरा का पूरा कास्ट सेंसस हुआ, इस सेंसस के बाद पता चला कि 4 लाख से ज़्यादा प्रजातियां, 4 लाख से ज़्यादा यहाँ पर कास्ट हैं। 4 लाख से ज़्यादा कास्ट आपको भारत के अंदर देखने को मिलेंगी, ऐसा ये 2011 का सेंसस बोलता था, ऐसा हमारी सरकार ने बताया। तो मतलब कास्ट सेंसस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इसको करना। और साथ ही साथ बोला गया ये एक हम पहले भी कर चुके हैं और पहले भी इसका कोई रिजल्ट निकल कर आया नहीं है और ऐसे ही इस बार भी होगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पर ये कास्ट सेंसस नहीं कंडक्ट करवा रहे हैं। एक आइडियल पॉलिसी टूल ये है नहीं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है सरकार के द्वारा। ओके,
नाउ अब हम लोग बात करेंगे, हमने न्यूज़ देख ली क्या है, अब हम कास्ट के बारे में समझने वाले हैं। ये सेंसस एग्जैक्टली क्या होता है। सबसे पहली बात, ये सेंसस को कंडक्ट कौन करता है, आपको ध्यान रखना है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि पूछी जा सकती है। 1949 के बाद में अगर हम बात करें, इस सेंसस को जो भी कंडक्ट किया गया है ये रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा किया गया है और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। और ये भी जितने भी सेंसस कंडक्ट किए गए हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में हुए हैं, ध्यान रखना है। जितने भी जो सेंसस हुए हैं 1951 से, वो सब 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर में करवाए गए हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो, सेंसस एक जनगणना होती है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है उसका पता लगा जाता है, कितनी पॉपुलेशन है, कितने यहाँ पर जो है मेल फीमेल्स हैं, यहाँ पर जेंडर के बारे में पता लगा जाता है, प्लस और भी यहाँ पर प्रकार की इसमें बहुत सारी डिफरेंसेस वगैरह को देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जो लास्ट सेंसस हुआ था। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा जो लास्ट सेंसस हुआ था वो हुआ था साल 2011 के अंदर। हर 10 साल में ये सेंसस बनता है। अब यहाँ पे जो अगला सेंसस होगा वो 2021 के अंदर होगा। हालांकि इस सेंसस को तैयार होते होते 2024-25 तक टाइम लगने वाला है। सेंसस जो 2011 वाला था वो लास्ट और प्लस लेटेस्ट वन है। अभी तक का हमारे पास लेटेस्ट सेंसस कौन सा है, वो 2011 का है। अभी 2021 वाले के ऊपर काम चल रहा है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखो, सेंसस की जब बात आती है, जब जनगणना की बात आती है, पॉपुलेशन काउंटिंग की बात आती है, तो ये जो टॉपिक है, ये जो मुद्दा है, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। सेंसस की चर्चा हम लोगों ने एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के टाइम पर भी देखी है। इसके प्रूफ क्या है, तो प्रूफ देखो बिल्कुल यहां पर है। जो अर्लीस्ट लिटरेचर ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा रिवील ये करता है कि कुछ पॉपुलेशन काउंट करके यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट पहले देखा गया है। मतलब इस ऋग्वेदा के अंदर कुछ इस प्रकार की चीज़ें थी जहाँ पर पॉपुलेशन को काउंट किया जाता था। पॉपुलेशन को काउंट करने को हम लोग सेंसस बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन काउंट वाली जैसी चीज़ें पहले भी देखी गई हैं। प्लस उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो जो अर्थशास्त्र, जो इकोनॉमिक्स है, वो लिखी गई है कौटिल्य के द्वारा। अब इन्होंने भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स को मेंशन किया है कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल है, प्लस यहाँ पर पॉपुलेशन काउंट है, उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन करी हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो सेंसस वाली चीज़ें बहुत पहले से ही एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के टाइम से यहाँ पर इसका रोल देखने को मिल पाएगा। ठीक है, जब अगर हम बात करें मुगल किंग अकबर के टाइम की, तो यहाँ पर इनके टाइम का एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट था NA अकबरी। इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि पॉपुलेशन को डिनोट करती थी। ठीक है, पॉपुलेशन को काउंटिंग को लेकर डिनोट करती थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंसस का जो मुद्दा है, कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, ये हम लोग देख सकते हैं। ये हमने एंशिएंट और मिडिवल की बात करी। अब बात करते हैं मॉडर्न टाइम्स की। तो सेंसस आज के टाइम पर, करंट जो मॉडर्न के टाइम पर आप कह सकते हो देखने को मिलेगा, ये पहला कंप्लीट सेंसस भारत का कंडक्ट हुआ था 1830 में। किसके थ्रू करवाया गया था? हेनरी वोल्टर के थ्रू करवाया गया था, ढाका के अंदर। ढाका जो कि आज के टाइम पर बांग्लादेश के अंदर है। सेकंड सेंसस को कंडक्ट किया गया था 1836 से लेकर 37 के बीच में बाय फोर्ट सेंट जॉर्ज के थ्रू करवाया गया था। ये सारी चीज़ें आपको सरकारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, गवर्नमेंट वेबसाइट ने ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। ओके, सेंसस जो है दो प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक होता है नॉन सिंक्रोनस सेंसस और दूसरा होता है सिंक्रोनस सेंसस। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन ये है, नॉन सिंक्रोनस सेंसस क्या होता है? देखो, जो ये नॉन सिंक्रोनस सेंसस होता है ना, ये एक छोटे से पार्ट में कंडक्ट किया जाता है। मान लो ये कंट्री हो गई, कंट्री में यहाँ पर मुंबई वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, दिल्ली वाला हिस्सा हो गया, तो एक छोटे से पार्ट में जब सेंसस करवाया जाएगा वो नॉन सिंक्रोनस सेंसस होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक होता है सिंक्रोनस सेंसस जो कि ऑल इंडिया लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद जो पहला सिंक्रोनस सेंसस था, देखो क्वेश्चन आपसे बन सकता है, पहला जो सिंक्रोनस सेंसस था भारत के अंदर वो हुआ था 1881 में। अब इसी को हम लोग याद रखते हैं कि भारत के अंदर पहला सेंसस आया था 1881 में। ये पहला सिंक्रोनस सेंसस था। ये किसके थ्रू करवाया गया था? WC प्लॉडन के थ्रू करवाया गया था। ये उस समय सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया हुआ करते थे। उस समय ये सेंसस हुआ, लेकिन कश्मीर में नहीं हुआ था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और उसके बाद से लगातार हर 10 साल बाद ये सेंसस कंडक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और आज के टाइम पर भी आप लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हो वो एक तरीके से लगातार 10-10 साल का गैप आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये है, साल 2021 वाला जो सेंसस है उसके अंदर क्या बदलाव देखने को मिलेगा? क्या हम लोग को नई चीज़ देखने को मिल रही है? सबसे पहली नई चीज़ ये देखने को मिल रही है कि अब की बार सेंसस डिजिटली कलेक्ट किया जाएगा। डिजिटली माध्यम से यहाँ पर कलेक्शन करेंगे जो भी पॉपुलेशन का डेटा होगा, प्लस उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अब की बार सेंसस कंडक्ट होने वाला है। दूसरी यहाँ पर एक यूनिक बात यह है कि सेंसस जो 2021 वाला होगा ये 18 भाषाओं के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। हमारे संविधान के अंदर आप देख पाओगे जो एक तरीके से 22
22 शेड्यूल लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी 8वें शेड्यूल के अंदर। जो भी ये 22 लैंग्वेजेस है इसमें से 18 लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर ये अब की बार सेंसस कंडक्ट किया जाने वाला है। उसके बाद तीसरा यूनिक पॉइंट यह है कि इस अब की बार वाले सेंसस के अंदर आपको जेंडर कैटेगरी के अंदर एक थर्ड जेंडर भी देखने को मिलेगा जिसको ट्रांसजेंडर से डिनोट किया गया है। तो ट्रांसजेंडर भी अब की बार आपको इस सेंसस के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहां पर बोला गया कि 140 साल में हम लोग देख रहे हैं, देखो पिछले 140 साल का इतिहास देखें तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि जो सेंसस है वो मोबाइल ऐप से हुआ हो या फिर डिजिटली हुआ हो। अब की बार पहली बार ऐसा हो रहा है। साथ ही साथ बोला गया जो ये सेंसस है 2021 वाला ये तैयार होते होते 2024-25 हो जाएगा। और कोई भी सेंसस होता है देखो उसका जो डेटा है वो लगातार आता रहता है, सेंसस लंबे समय तक रिलीज होता रहता है। अगर हम बात करें साल 2011 वाला सेंसस, इसका डेटा अभी तक रिलीज होता है और अभी हाल ही में इसका माइग्रेशन को लेकर डेटा पब्लिश हुआ था, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो जो सेंसस का डेटा है ये लगातार रिलीज होता रहता है यहाँ पर और ये इसके अंदर बताया गया। अब एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा आपके दिमाग में, इशूज़ क्या? देखो इशू ये है ना कि सेंसस को कलेक्ट करने जब जाते हैं, जब हम लोग कास्ट सेंसस को करेंगे तो कास्ट सेंसस के अंदर बहुत सारी और कास्ट निकल कर आ जाती हैं, हालांकि वो कास्टें सेम होती हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे सरकार के द्वारा ये दिया गया था यादव्स का। ठीक है, अब आप कहोगे अलग अलग घरों में जाकर यहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेटर होते हैं अलग अलग घर में जाकर जांच पड़ताल करते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद तो कास्ट सेंसस होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस सेंसस के अंदर मान लो यहाँ पर यादव हैं, ठीक है, अब यहाँ पर ये कोई कोई यादव लगाता है, कोई कोई यदु लगाता है, कोई यदुवंशी लगाता है और भी बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग यादव लगाते हैं, एक यादव कास्ट तैयार कर ली गई, यादव लगाते हैं यादव तैयार कर लिया गया, यदुवंशी लगाते हैं ये तैयार कर लिया। तो आप कह सकते हो कि अलग अलग 3 कास्ट है, मतलब है तो ये एक कास्ट लेकिन तैयार अलग अलग 3 हो गई। तो इस प्रकार की दिक्कत यहाँ पर ये कास्ट सेंसस में देखने को मिल जाती है, बहुत सारी कास्ट ये लोग बन जाती है इस सेंसस के अंदर। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है जो कि यहाँ पे बताई गई है। ओके, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल स्पेस टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट और स्पेस टेक्नोलॉजी आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। नासा ने हाल ही में लैंडसैट 9 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। ये सैटेलाइट इस प्रकार से दिखती है, अर्थ के ऊपर ये सैटेलाइट आपको दिख रही होगी। क्या काम है इसका आगे हम डिस्कस करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, आप लोग देख पा रहे होंगे, नासा का न्यू आई इन द स्काई, मतलब आसमान में एक नई आंख लग चुकी है, आसमान में एक नई आंख लग चुकी है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा पूछा जा सकता है, न्यू आई इन द स्काई क्या है? वो सैटेलाइट है एक लैंडसैट 9। ओके, नाउ हाल ही में जो ये नासा इसने यहाँ पर इसको लॉन्च किया, इस सैटेलाइट का मेन काम क्या है? अर्थ को मॉनिटर करना। अर्थ के ऊपर कुछ भी जो हो रहा है सब मॉनिटर करा जाएगा, सब जगह से पिक्चर खींची जाएंगी और वो सारी पिक्चर नासा के हेडक्वार्टर पर आएंगी। तो अर्थ को मॉनिटर करने का काम करती है सैटेलाइट, आपको ध्यान रखना है। और ये सैटेलाइट जॉइंट मिशन है, इसमें नासा ने प्लस यूएस जियोलॉजिकल सर्वे दोनों ने मिलकर काम किया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो नासा ने यहाँ पर आसमान के अंदर एक नई आंख लगाती है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ये आपको सैटेलाइट देखने को मिलेगा जैसा मैंने भी आपको दिखाया था। अब इसका बैकग्राउंड को कवर करते हैं। सबसे पहला बैकग्राउंड में आपको ये देखने को मिलेगा, इसको लैंड सेट क्यों बोला गया है? क्योंकि ये लैंड की निगरानी करेगा। तो लैंड और सेट मतलब सैटेलाइट, लैंड की निगरानी करने वाला ये सैटेलाइट आपको देखने को मिलेगा, लैंड को मॉनिटर करेगा, इस वजह से इसको लैंडसैट बोला गया है। 9 क्यों बोला गया है? क्योंकि नवा सैटेलाइट है इस सीरीज का, इससे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 सब लॉन्च हो चुके हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये होगा, ये जो अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है इसके ऑलरेडी इतने सारे सीरीज लॉन्च हो चुके हैं, तो ये बहुत साल पहले से यहाँ पर अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। बिल्कुल, लगभग 50 साल पहले से ही यहाँ पर नासा या फिर अमेरिका अर्थ को ऑब्जर्व कर रहा है। अर्थ की जितने भी इमेजेस है ये लोग निकालते हैं। जो पहली लैंडसैट सैटेलाइट थी इसको लॉन्च किया गया था 1972 में, ध्यान रखना है, पहली सैटेलाइट को 1972 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद साल 2008 में, ठीक है, क्या हुआ उसको जानने से पहले आपको जानना ये होगा, जब आपको ये देखने को मिलेगा कि नासा यानी अमेरिका सारी कंट्री का डेटा, दुनिया भर में एक एक कोने का डेटा निकाल सकता है। तो इससे तो लोग यहाँ पर घबरा जाएंगे, लोग कहेंगे यार मतलब ये तो टेंशन वाली बात हो गई। तो नासा ने ये सारी चीज़ देखते हुए साल 2008 में क्या करा, सब कुछ फ्री कर दिया। नासा जितने भी इमेजेस लेकर आएगा, जितने भी इमेजेस नासा के पास आएंगी हर 8 दिन के अंदर, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है ये हर 8 दिन के अंदर इमेजेस भेजेगा नासा के पास, और नासा जितनी भी इमेजेस नासा के पास आएंगी ये सब अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे। तो जितनी भी इमेजेस है वो सब बिल्कुल फ्री है, पब्लिकली अवेलेबल है, आप भी ले सकते हो या फिर कोई भी साइंटिस्ट है जिसको जरूरत है वो सब ये डेटा ले सकता है, सबके लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। तो यहाँ पर ये देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पे बोला जो ये लैंडसैट इमेजेस हैं ये क्या काम करेगी, मेनली यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को एक तरीके से मॉनिटर करेंगी, फॉरेस्ट कैसे चल रहे हैं, फॉरेस्ट की हेल्थ क्या है, कोरल रीफ्स क्या है, वाटर क्वालिटी कैसी है, ग्लेशियर्स कितनी तेजी से पिघल रहे हैं, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए खासकर इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। ओके,
लैंडसेट 9 के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है और यहाँ पर लैंडसेट 9 अभी लॉन्च हो चुका है। इससे पहले जो लैंडसेट 8 वाली सैटेलाइट थी वो लॉन्च हुई थी साल 2013 के अंदर। सबसे पहली वाली लैंडसेट सैटेलाइट लॉन्च हुई थी 1972 के अंदर। ये आपको 2-3 चीज़ें जो कि ध्यान रखनी है। लगभग 8 दिन लगते हैं पूरे अर्थ को कैप्चर करने के लिए। पूरी पृथ्वी को 8 दिन के अंदर ये सैटेलाइट कैप्चर कर लेती है, सारा डेटा नासा को भेज देती है और नासा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देता है कि आप ये बिल्कुल पब्लिकली अवेलेबल है, सब लोग फ्री में ये डेटा एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस सैटेलाइट के अंदर 2 इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट है ऑपरेशनल लैंड इमेजर 2 और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है थर्मल इंफ्रारेड सेंसर 2। अब आप कहोगे इनका काम क्या है? देखो, ऑपरेशनल लैंड इमेजर 2 का काम यह है कि यहां पर यह फ्लैश की तरह काम करता है। मतलब क्या है? देखो, हो कह रहा है अर्थ, यहां पर अर्थ है, अर्थ के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। सूर्य की किरणें के बाद यहां पर पड़ने के बाद ये वापस से रिफ्लेक्ट होती हैं, वापस यहां पर रोशनी पहुंचती है। तो जब ये रोशनी वापस से जा रही है तो ये सैटेलाइट इस वापस से गई हुई रोशनी का इस्तेमाल करके इन इमेजेस को बहुत क्लियरली, बहुत अच्छी खूबसूरत इमेजेस यहां पर कैप्चर कर सकता है। ओके, उसी प्रकार से यहां पर आपको दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेगा, थर्मल इंफ्रारेड सेंसर 2। ये क्या करेगा? ये एक तरीके से अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है उसको डिटेक्ट करेगा। अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है उसके बेसिस पर यहां पर कैप्चर किया जाएगा। तो ये आप कह सकते हो 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जो कि काम करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लेनी चाहिए। देखो, जो यूरोपियन यूनियन का सेंटिनल-2 सैटेलाइट है, ठीक है, इसी प्रकार से आप कह सकते हो यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे सेंटिनल-1, सेंटिनल-2, 3, 4, 5, 6 ऐसे और भी आपको सैटेलाइट्स देखने को मिल पाएंगे। जिस प्रकार से नासा का ये लैंडसेट सैटेलाइट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया, ये जो सैटेलाइट है सेंटिनल, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था कॉपरनिकस प्रोग्राम के अंदर में। कॉपरनिकस प्रोग्राम क्यों बोला गया? क्योंकि ये कॉपरनिकस एक साइंटिस्ट थे तो इनके नाम पर ये रखा गया। उसके बाद आप कह सकते हो जो सेंटिनल सैटेलाइट है ये 6 सैटेलाइट का ग्रुप है। इसमें अलग अलग सैटेलाइट, 6 सैटेलाइट ये आपको देखने को मिलेंगे और इन सैटेलाइट का अलग अलग काम है। कोई यहाँ पर सारे वेदर का डेटा कलेक्ट करता है, कोई यहाँ पर इमेजेस लेता है लैंड की, कोई यहाँ पर लैंड और ओशन का डेटा कलेक्ट करता है, कोई यहाँ पर क्लाइमेट की स्टडी करता है। तो अलग अलग यहाँ पर आपको सारे गोल देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या भारत के पास ऐसा कोई सैटेलाइट नहीं है? तो भारत के पास भी एक सैटेलाइट है, आपको मालूम होगा हाल ही में इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी, हमने डिटेल में डिस्कस किया था। भारत के पास जो सैटेलाइट है उसका नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, EOS-1 सैटेलाइट है। ये क्या करता है? ये भी पृथ्वी को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। उसी प्रकार से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के अंदर इसरो ने और भी बहुत सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रखा है। एक है रिसोर्स सैट, उसके बाद यहाँ पे कार्टोसैट है, उसके बाद रीसैट है। तो आप देख पाओगे बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जो कि अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए भारत भी इस्तेमाल करता है। ओके, आई होप आपको आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। देखो, पिक्चर काफ़ी ब्लर हो रहा होगा, यहाँ पर पिक्चर ये ब्लर ही है पूरे इंटरनेट पर। आपको मालूम होगा हाल ही में G7 की समिट हुई थी, ठीक है, G7 की मीटिंग हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी? नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कह सकते हो यहाँ पर जब ये समिट हुई, ये जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग के अंदर 7 कंट्रीज़ है। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है। इसकी ट्रिक भी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि किस प्रकार से आप लोग इन कंट्रीज़ का नाम याद रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आप लोग देख पा रहे होंगे जो भी बातचीत हुई थी उस बातचीत के अंदर एक इनिशिएटिव लिया गया इन 7 कंट्रीज़ के थ्रू। वो इनिशिएटिव था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3 इनिशिएटिव। इसको आप लोग B3W इनिशिएटिव भी बोल सकते हो या फिर इसको बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव भी बोल सकते हो। नाउ क्वेश्चन ये है, ये B3W इनिशिएटिव एग्जैक्टली क्या है? तो देखो, इस इनिशिएटिव को लाया गया था इन G7 कंट्रीज़ के थ्रू, जो कि अभी हाल ही में जून 2020 के अंदर एक मीटिंग हुई थी उस पर। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो ये बिल्ड बैक इनिशिएटिव लाया गया है इसका मेन मकसद है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टैकल करना। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वर्सेस यहाँ पर आपको बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर चाइना का एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी अपनाता है। डेट ट्रैप पॉलिसी क्या होती है? डोंट वरी, आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इन सबको टैकल करने के लिए, यहाँ पर चाइना को टैकल करने के लिए ये 7 कंट्रीज साथ में आ चुकी हैं। 7 कंट्रीज ने साथ में आकर यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया। अब यहाँ पर ये जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है ये काम करने लगेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का काम क्या है? देखो, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का काम ये है कि लगभग ये लोग $40 ट्रिलियन, ध्यान रखना, $40 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है इनका, और ये लोग चाइना को टैकल करेंगे। चाइना को कैसे टैकल करेंगे? चाइना आज के टाइम पर क्या करता है? बहुत सारी कंट्रीज के अंदर क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है। बहुत सारी कंट्री के अंदर खूब सारा इन्वेस्टमेंट कर देगा और फिर उसके बाद उन कंट्रीज के ऊपर कंट्रोल करना चालू करेगा।
यही होता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो ये G7 कंट्रीज है, इन्होंने बोला हम लोग सामने आएंगे, हमारा टर्नओवर इतना है, हम लोग $40 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के अंदर जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी अब ये G7 कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करेंगी। हालांकि उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगी जैसा चाइना करता है, उनका गोल अलग है, चाइना का गोल अलग है, यहाँ पर इसका गोल अलग है। लेकिन यहाँ पर फिर भी ये बहुत सारी जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो जहाँ पर विकास बहुत कम है, उन कंट्रीज की मदद करने के लिए ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात आप समझ गए होंगे, यहां पर बात करी गई है 40 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट के बारे में। तो $40 ट्रिलियन यहां पर पैसा लगाया जाएगा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर। अब आप कहोगे जो चाइना का ये इनिशिएटिव है, चाइना कितना रुपए लगा रहा है, तो चाइना लगभग $23 ट्रिलियन मतलब $23 ट्रिलियन लगा रहा है, इसके दुगना आप लोग कह सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हो कि ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब ये मैंने आपको बताया चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, ये दुनिया भर को इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कनेक्ट करना चाहता है, प्लस उसके बाद एक तरीके से रोड के माध्यम से कनेक्ट करना चाहता है, सी के माध्यम से कनेक्ट करना चाहता है। आप देख पाओगे चाइना का मैप है, तो चाइना चाहता है इस पूरे यूरोपियन यूनियन को कनेक्ट करना। यहाँ पर आप देख पाओगे पूरी रोड बना रहा है, किर्गिस्तान, बीजिंग और यहाँ पर ईरान, ये सब आप देख पाओगे कनेक्टिविटी देखने को मिल पाएगी। उसके बाद मैरी टाइम से रूट आप लोग ये देख पाओगे, यहाँ पर भी चाइना पूरी तरह से कनेक्टिविटी बना रहा है। इसके बीच में यहाँ पर चाइना का आपको सी पैक भी देखने को मिलेगा। सी पैक यहाँ से गुजार रखा है इसने, चाइना के इंडिया के POK वाले रीजन से इधर ग्वादर पोर्ट तक सी पैक भी निकाल रखा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब दुनिया भर में कनेक्टिविटी बनाने का फोकस है। दुनिया भर में खूब पैसा लगाओ, पैसा लगाने के बाद उस कंट्री के ऊपर काफी हद तक कंट्रोल पा लो। ठीक है, और इसी कंट्रोल पाने को कहते हैं चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी। डेट ट्रैप पॉलिसी क्या होता है, कंट्री को खूब पैसा दे दो, खूब पैसा दे दो भरपूर। आज के टाइम पर पाकिस्तान को बहुत पैसा दे रखा है चाइना ने, श्रीलंका को बहुत पैसा दे रखा है, श्रीलंका के ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट पूरा कर रखा है। और आप कह सकते हो मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पर ये काम कर रखा है ये लोग ये कंट्री चाह कर भी ये इतना उधार चुका नहीं सकती हैं पाकिस्तान का, और इसी पॉलिसी को चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी बोला जाता है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। आप देख पाओगे आज के टाइम पर लगभग ग्वादर पोर्ट चाइना के कंट्रोल में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो श्रीलंका के अंदर जो हम्बंदोता पोर्ट है वो एक तरीके से चाइना ने खरीद रखा है, पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में है। उसके बाद इसी प्रकार से और भी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। जिबूटी के अंदर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, म्यांमार के अंदर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। म्यांमार के अंदर चाइना आज के टाइम पर $7.3 बिलियन रुपीज़, यहाँ सॉरी रुपीज़ बोल देता हूँ बार बार, $7.3 बिलियन यहाँ पर डीप सी पोर्ट का एक तरीके से बिल्ड कर रहा है। उसके बाद एक इंडस्ट्रियल पार्क भी बना रहा है। तो आप कह सकते हो बहुत सारा पैसा लगातार लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर इन सब चीजों को टैकल किया जाएगा। अब यहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए जो G7 कंट्रीज हैं उन्होंने यहाँ पर B3W को लॉन्च किया है, और यहाँ पर अगर किसी कंट्री को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो ये G7 कंट्रीज आएंगी सामने और इन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगी, और इससे यहाँ पर इन कंट्रीज का भी काफी हद तक भला होता हुआ नजर आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल डिफेंस सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और डिफेंस सिक्योरिटी आता है GS पेपर 3 के अंदर। तो फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक आर्टिकल है आकाश प्राइम के बारे में। ठीक है, यहाँ पे सॉरी मैंने अग्नि के बारे में क्वेश्चन पूछा है आपसे। ये जो आर्टिकल है बेसिकली आकाश प्राइम के बारे में बताया गया है, जो DRDO है, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी आकाश प्राइम सरफेस टू एयर मिसाइल को लॉन्च कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो मिसाइल का क्या फ़ायदा है, प्लस और भी वेरियस इन्फॉर्मेशन। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, देख पा रहे होंगे आप लोग, और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इंडियन एक्सप्रेस हमारे एग्जाम के लिए। तो हाल ही में DRDO ने ये काम करके दिखाया। कहाँ से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है, तो ओडिशा से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है, आपको ध्यान रखना है। और इस मिसाइल से पहले भी अभी हाल ही में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लॉन्च किया गया था DRDO के थ्रू। उसके बाद आकाश NG को भी लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर आकाश प्राइम मिसाइल को लॉन्च कर दिया गया है। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है अपने एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे DRDO के बारे में, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली ये क्या है। तो बेसिकली ये एक रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। ये एक तरीके से डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को बनाती है। इस बॉडी को बनाया गया था 1958 में, और यहाँ पर बहुत सारी बॉडीज़ को कंबाइन करके इस बॉडी को बनाया गया। उस समय 3 बॉडी हुआ करती थी, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, दूसरी इंडियन आर्मी एंड द डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, तीसरी डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इन तीनों को ऐड करके कंबाइन करने के बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। अब बात करते हैं इस मिसाइल के बारे में।
तो ये जो आकाश सिस्टम मिसाइल है बेसिकली इसके अंदर आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा। इससे इस मिसाइल की एक्यूरेसी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, मतलब जो टारगेट सेट किया है उसी टारगेट पे जाकर ये मिसाइल हिट होगी, ऐसा यहाँ पे बताया गया। साथ ही साथ जो लोअर टेम्परेचर होता है उसमें यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस और अच्छी होने वाली है, और जितने ऊंचे ऑल्टीट्यूड पर जाएगा उतनी ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस एक तरीके से एक्यूरेसी से होगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया ये एक तरीके से सरफेस टू एयर मिसाइल आपको ये देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो जब इसको हवा में छोड़ेंगे तो क्या है, टारगेट इसका एक्यूरेसी से लगेगा, बिल्कुल जहाँ पे टारगेट हमने सटीक रखा है वो लगेगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया। साथ ही साथ यहाँ पे बोला है इसको किसने बनाया, तो डेवलप किया गया है डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी के थ्रू, जो कि हैदराबाद के अंदर है। इसने कोलैबोरेशन किया डीआरडीओ के साथ, और ये सब मिलने के बाद यहाँ पे आप कह सकते हो इस मिसाइल सिस्टम को बनाया गया। इस मिसाइल सिस्टम को इस प्रकार से टेस्टिंग करी गई है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसकी खास बात यह है इसको मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। मोबाइल प्लेटफॉर्म मतलब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि इधर से उधर हम लोग कर सकें, जैसे कि बैटल टैंक होता है, उस टैंक से हम लोग इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। टैंक को आप इस पर्टिकुलर एरिया से दूसरे पर्टिकुलर एरिया तक ले जा सकते हो। उसी प्रकार से जो ट्रक होता है उसको एक एरिया से दूसरे एरिया पर शिफ्ट कर सकते हो, तो उस ट्रक पर से भी आप लोग यहाँ पर इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हो। ये कुछ इस मिसाइल के फायदे हैं। अब ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये आकाश मिसाइल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, इसकी शुरुआत करी थी डीआरडीओ ने 1980s में, और ये मिसाइल सिस्टम पार्ट है एक प्रोग्राम का, और वो प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम का ये मिसाइल सिस्टम पार्ट है। तो ये प्रोग्राम क्या है आपको इसके बारे में समझना होगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग पहले बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, इसकी शुरुआत करी थी हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और यहाँ पर आप कह सकते हो इस प्रोग्राम के अंदर इन्होंने बोला हम 5 मिसाइल्स को डेवलप करेंगे इस प्रोग्राम के अंडर में। और वो 5 मिसाइल कौन कौन सी है उसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। पटना से आप याद कर सकते हो, पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, उसके बाद त्रिशूल, देन उसके बाद नाग मिसाइल, देन उसके बाद यहाँ पर है आकाश मिसाइल। तो यहाँ पर ये 5 मिसाइल्स हैं जिनको डेवलप करने की बात करी थी। आज के टाइम पर हम लोग इन मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं आकाश मिसाइल के बारे में। तो ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसके बारे में अभी चर्चा हो रही है। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और हेल्थ आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। अब यहाँ पे बात हो रही है, देखो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसने बोला है आज के टाइम पर जो मेनिंगिटिस वाली बीमारी है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो दुनिया भर ने एक रोड मैप तैयार किया है कि यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से इस बीमारी को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि ये आज के टाइम पर दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। आर्टिकल डाउन टू अर्थ का है, और डाउन टू अर्थ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे यूपीएससी के करंट अफेयर के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बाय द वे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आज के टाइम पर डायरेक्टर कौन है, नीचे कमेंट सेक्शन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने लॉन्च कर दिया है पहला ग्लोबल स्ट्रेटेजी को। यहाँ पर आप कह सकते हो साल 2030 तक हमने गोल सेट किया है कि हम लोग जो मेनिंगिटिस है उसको हरा देंगे, मेनिंगिटिस बीमारी से लड़ेंगे। तो यहाँ पे मेनिंगिटिस क्या है पहले आप इसको समझ लो। मेनिंगिटिस एक बेसिकली इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग मतलब कि सूजन हो जाती है हमारे ब्रेन के अंदर। ब्रेन में हमारी बहुत सारी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, उसके अंदर सूजन हो जाती है। और आप कह सकते हो ये कैसे होती है, तो एक बैक्टीरिया से वायरल इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है, प्लस कोई इंजरी हो गया, कैंसर या फिर कुछ ड्रग्स की वजह से ये इस प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है। इसके लक्षण बहुत सारे हैं, बहुत सर में बहुत तेज दर्द होना, ठीक है, तेजी से एकदम बुखार आ जाना, तो कन्फ्यूजन होना, आपको कंसंट्रेट आप कर नहीं पाते हो, तो कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स ये देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन ये है ये बीमारी ट्रांसमिशन कैसे होती है, ट्रांसमिट कैसे होती है। देखो बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं ये मेनिंगिटिस को क्रिएट कर देते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया कौन कौन से, जैसे कि मेनिंगोकोकस हो गया, ये एक तरीके से बैक्टीरिया जिसकी वजह से बीमारी हो जाती है, या फिर न्यूमोकोकस हो गया, या फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया। इन सब बैक्टीरियाज की वजह से ये मेनिंगिटिस हो जाता है। प्लस उसके बाद ये पर्सन टू पर्सन भी फैल सकता है, ऐसे बोला, क्योंकि आपस में देखो कोई बातचीत करता है तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या फिर थ्रोट सीक्रेशन से भी यहाँ पे पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड हो सकता है, ऐसा बताया गया है। प्लस उसके बाद यहाँ पर बोला गया मदर टू चाइल्ड भी यहाँ पर ये स्प्रेड होता है, अक्सर ये भी बताया गया है। तो जब यहाँ पर बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर बीमारी पहुँच जाती है। और उसके बाद मेनिंगिटिस का इम्पैक्ट क्या है, तो आज के टाइम पर मेनिंगिटिस इतनी खतरनाक बीमारी बन चुकी है जिससे कि बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही है। बताया गया है कि हर साल लगभग इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से 2.5 लाख लोगों की जान जाती है। 2.5 लाख अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। 2,50,000 लोगों की डेथ होती है हर साल, और ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैलती हुई नजर आएगी। आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे सबसे ज़्यादा इस बीमारी का खतरा कहाँ पर है, उसको हम लोग बोलते हैं मेनिंगिटिस बेल्ट। ये लगभग 26 कंट्रीज़ के अंदर है, और वो 26 कंट्रीज़ आती हैं सब सहारन अफ्रीका के अंदर, वहाँ पर ये मेनिंगिटिस सबसे ज़्यादा देखने को मिल पाएगा।
उसके साथ यहाँ पर आप कह सकते हो मेनिंगटिस को हराने के लिए या मेनिंगटिस से लड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी वैक्सीन अवेलेबल हैं। वो कौन कौन सी वैक्सीन है? एक है मेनिंगोकोकल, और उसके बाद हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, और एक है न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो ये कुछ वैक्सीन है जो कि कहीं ना कहीं इस मेनिंगटिस बीमारी से लड़ने में मदद करती हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हो हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स भी हैं इसको ट्रीट करने के लिए, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया और सेफ्ट्रैक्सोन हो गया। तो कुछ यहाँ पर हमारे पास एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ हैं जो कि यहाँ पर इस मेनिंगटिस को ट्रीट करती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ गोल क्या है हमारा गोल यह है, 3 गोल हमने सेट कर रखे हैं। इस बैक्टीरियल डिजीज को बिल्कुल खत्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और एक तरीके से यहाँ पर केसेस जो है इसके बहुत कम से कम हो जाएंगे। प्लस यहाँ पर डिसेबिलिटी या फिर आप कह सकते हो ये कम से कम होगी, लोगों की जो लाइफ है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव होगी। ये हमने गोल सेट कर रखे हैं और मकसद हमारा यह है कि हम लोग एक तरीके से हाई इम्यूनिटी को कवरेज कर सकें, मतलब कि नई अफोर्डेबल वैक्सीन बना सकें ताकि यहाँ पर लोगों को ये वैक्सीन देने के बाद ये मेनिंगटिस बीमारी को रोका जा सके। उसके बाद हमारे पास एक अच्छा ट्रीटमेंट हो जिससे हम पता लगा सके ये मेनिंगटिस बीमारी कैसे फैल रही है, इसको डायग्नोस कर सकें। उसके बाद जो लोग अफेक्टेड है उनको केयर और सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, ये हमारा मेन फोकस है। और एट द लास्ट इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाना, मतलब जागरूकता फैलाई जाना कि हाँ मेनिंगटिस नाम की एक बीमारी है जो कि काफ़ी हद तक खतरनाक है और इससे आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा एक तरीके से सावधानी रखनी होगी। ओके, तो गाइज यहाँ पर ये होता है आर्टिकल खत्म। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। बात करी गई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आज के टाइम पर आप लोगों को बहुत सारे टनल्स देखने को मिलेंगे। अभी ये वाला आर्टिकल चर्चा में क्यों है, तो आर्टिकल पीआईबी से लिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे पीआईबी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट डायरेक्टली अपना डेटा पब्लिश करती है। अभी हाल ही में जो हमारे जो एक तरीके से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, ये एक तरीके से जोजिला टनल को रिव्यू करने गए थे। जोजिला टनल कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही आपको ये जोजिला टनल देखने को मिल पाएगा। सबसे पहले हम लोग जोजिला टनल के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद आपको मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। जो ये टनल है इसके अपने आप में बहुत सारे फायदे हैं। ये टनल श्रीनगर को लद्दाख से कनेक्ट करता है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, देखो इस एरिया को कनेक्ट करने के लिए पहले जब यहाँ मतलब अगर आप लोग टनल के अलावा दूसरे रास्ते से जाते हो तो लगभग 3 घंटे लगेंगे। अगर आप लोग इस टनल का इस्तेमाल करके ये रास्ता ट्रैवल करोगे तो लगभग 15 मिनट में आप लोग यहाँ से वहाँ पहुँच पाओगे। तो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस आपको इन दोनों लेंथ के बीच में देखने को मिलेगा। टनल हमेशा खुली रहेगी। दूसरी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह है, टनल ऑल वेदर टनल है, मतलब कि चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, सभी टाइम पर ये टनल आपको देखने को मिलेगा, रेगुलर चलती रहेगी। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जोजिला टनल के अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टनल्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल है, ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो इसका नाम चेनानी नाशरी टनल हुआ करता था, लेकिन इसका नाम बदलकर श्याम प्रसाद जी मुखर्जी टनल किया गया। इस टनल की जो लेंथ है वो लगभग 9 किलोमीटर की है, 9 किलोमीटर लंबा आपको ये टनल देखने को मिलेगा। उसके बाद एक टनल है बनिहाल काजीगंज टनल है, और एक तरीके से ये आपको पीर पंजल रेंज में देखने को मिलेगा। उसके बाद एक टनल है जवाहर टनल, इसको हम लोग बनिहाल टनल और बनिहाल पास भी बोलते हैं। इसकी लेंथ लगभग 2.85 किलोमीटर के आसपास की है। तो उसके बाद एक टनल है नंदनी टनल। अब यहाँ पर आप कह सकते हो ये टनल लगभग नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकल रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो लगभग 1.4 किलोमीटर के आसपास की है। उसके बाद एक और टनल है पीर पंजल रेलवे टनल, और यहाँ पर आप देख पाओगे ये भी इंडिया का एक लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल है जिसकी लेंथ लगभग 11.2 किलोमीटर लंबी देखने को मिलेगी। और उसके बाद एक टनल है जी मोर टनल, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इसकी जो लेंथ है वो 6.5 किलोमीटर की है। ये कनेक्ट करेगा गंगागिर को कहाँ से, गगनगिर को ये कनेक्ट करेगा सोनमगढ़ से, सोनामार्ग से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर है एक जोजिला टनल। जोजिला टनल के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये अभी तक का सबसे लंबा टनल होने वाला है। 14.2 किलोमीटर का लंबा टनल है जो कि यहाँ पर कनेक्ट करेगा श्रीनगर को लेह से, यानी श्रीनगर को लद्दाख से। काफ़ी ऊंचाई पे टनल ये बनाया जा रहा है। उसके बाद नीलग्रान टनल देखने को मिलेगा। ये टनल एक तरीके से ट्यूब टनल इसको बोला जाता है। नीलग्रान 1 ये एक तरीके से ट्विन ट्यूब टनल है। और यहाँ पर उसके बाद एट द लास्ट आता है एक चत्तरगला टनल। तो यहाँ पर बहुत सारी टनल्स है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये देखने को मिलेंगी। बहुत सारी टनल्स ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत सारी टनल्स के ऊपर काम चल रहा है आज के टाइम पर। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे आने वाले टाइम तक। ओके, तो गाइज यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आई होप आप लोग को सभी आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप लोग इसके रिगार्डिंग नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।